नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में बात नेपाल की, नए नेपाल नए सरकार की। ऐसे में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के जो पेच फंसा है उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जेनजी की डिमांड है कि संसद को विघटित किया जाए। अब जब तक वह नहीं होगा तब तक क्या पीएम के नाम का ऐलान भी नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नेपाल में जनरेशन जी प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ फेंका है। पूरे देश में वरिष्ठ नेताओं पर हमले हुए हैं। संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास को जला दिया गया। जब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला तब जाकर कुछ शांति लौटती दिखी। हालांकि जेन जी नेताओं ने राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के बातचीत के दौरान कई मांगे रखी हैं। इनमें नेपाली संसद को भंग करना, जल्द चुनाव करवाना और अपनी पसंद के गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना शामिल है। लेकिन सबसे प्रमुख मांग नेपाल के संविधान को बदलने की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संविधान को खत्म करने का इरादा नहीं है, लेकिन लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े संशोधन जरूरी हैं। जेनरेशन जी की मांग है कि संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और रोजगार को भी मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाए। जेन जी की भावना को संस्थागत रूप देने के लिए कानून बनाना भी जरूरी है। अब देखना है कि नेपाल में जो भी नई सरकार बनती है वो किस तरह से नए नेपाल को गढ़ती है। तो नई सरकार, नया नेपाल और नेपाल के संविधान को आंशिक तौर पर ही सही बदलने की जेनजी की मांग कितनी जायज या नहीं, यह तो उन्हें तय करना है, लेकिन चर्चा आज हम जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में नेपाल से जर्नलिस्ट अशोक अधिकारी साहब भी जुड़ेंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहला और बुनियादी सवाल सबके मन में, कमोबेश भारतीयों के मन में तो यही है कि नेपाल की अस्थिरता का निवारण कैसे होगा। बहुत सारी मांगे हैं जेनरेशन जी की, जो हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक एक प्रधानमंत्री, चाहे इंटरिम ही सही, उसके नाम पर एक तरह से मोहर नहीं लगना, क्या यह बता रहा है कि वहाँ अंतर विरोध जेन जी में भी बहुत ज़्यादा है? ऐसा क्यों हो रहा है और क्या लगता है आपको सबसे पहले? देखिए कुणाल, ये स्वाभाविक है क्योंकि जेन जी है वो आदर्शवादी है। वो परफेक्शन के लिए स्ट्रगल किया था और व्यवहार में परफेक्शन होता नहीं है। और जब ये हालात कंट्रोल में किए मिलिट्री ने और राष्ट्रपति ने, दोनों ने फैसिलिटेट किया कि कोई अंतरिम अरेंजमेंट किया जाए। वो अरेंजमेंट किस रूप में हो, तो उसका पहला रास्ता निकाला कि वर्चुअल एक वोटिंग कर ली जाए जेन जी के जो प्रमुख सदस्य हैं उनसे, और उसमें वोटिंग हुआ तो सुशीला कार्की का नाम फाइनल हो गया। लेकिन डिसेंट भी थी उसमें, सब एक साथ नहीं थे। लेकिन वो दूसरे अपना नाम प्रपोज कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये मान लिया गया कि सुशीला कार्की को बना दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है, फैसिलिटेशन का काम है, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर से नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस से होना चाहिए। तो वो भी सही डिमांड थी उनकी। फिर अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की एक प्रोसीजर होती है और प्रोसीजर होने में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट भेजे या पार्लियामेंट में जो बहुमत हो जिस दल का वो भेजे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कैसे एस्टेब्लिश हो, ये समस्या है। जैन जी की मांग तो ये है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि उनका नेपाल की राजनीति से पूरा विश्वास उठ चुका है, तो वो किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इसमें नहीं चाहते, वर्कर को भी नहीं चाहते। जो विजिबल पॉलिटिकल वर्कर हो, लो लेवल का अलग बात है, अदरवाइज वो नहीं चाहते। दूसरा, जो राजशाही के समर्थक हैं उनको भी नहीं चाहते। इसका अर्थ ये हुआ कि वो रिपब्लिक को एक्सेप्ट करते हैं कि नेपाल रिपब्लिक बना रहे,
तो राष्ट्रपति की अथॉरिटी को तो वो क्लियर कट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मिलिट्री के रोल को भी वो कहीं क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से मिलिट्री ने बहुत ही इम्पार्शियल रोल प्ले किया। स्वयं सेना प्रमुख है, उन्होंने टीवी पे आके कुछ नहीं कहा, अपना लिखित स्टेटमेंट दिया। तो पॉलिटिकल मिलिट्री पॉलिटिसाइज नहीं है, पूर्णतः प्रोफेशनल है जी। अब एक तो समस्या यह कि क्या नाम उनको प्रधानमंत्री दिया जाए। प्रधानमंत्री तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा तभी तो दोगे नहीं। पार्लियामेंट को वो भंग करने की बात कर रहे हैं। तो अंतरिम सरकार को किस रूप में बनाया जाए, या तो अंतरिम सरकार राष्ट्रपति अपने इच्छा से अपॉइंट कर दे कि जब तक चुनाव नहीं होंगे ये अंतरिम सरकार होगी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज या कुछ विशेष सर्कमस्टांसेज में राष्ट्रपति ऐसा करे, ये तो एक प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा, उसमें सम्मिलित किसको किया जाए, क्योंकि देखिए सभी नौसिखियों को ले लिया तो राजनीति एक अलग खेल होता है। राजनीति कोई साधारण आदमी का खेल नहीं है, तो उसको चलाना बड़ा बड़ा मुश्किल होगा। आप और हमारे को अगर राजनीति में रख लें और आप और हम नहीं चला पाएंगे कुणाल जी। सही बात। तो राजनीति एक अलग तरीके की आर्ट है, साइंस नहीं है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, दो दो मिला के चार करके आप पॉलिटिक्स चला लोगे। तो इनका ये कहना कि किसी पॉलिटिशियन को नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से ये बहुत ही टफ चॉइस है, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो एक्सपीरियंस होता है वो पॉलिटिक्स में काम करता है। किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, ये एक अलग सवाल हो सकता है। तो ये अभी पॉलिटिक्स में इस तरह क्लैरिटी नहीं आ रही है। दूसरा, आर्थिक हालात नेपाल के बहुत खराब हैं, और वो इस 2 दिन की घटना के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो उसको कैसे रेस्टोर किया जाए। इवन देखिए जुडिशरी में को भी जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया है, उसमें जो केसेस की फाइल चली गई उनको रेस्टोर करना संभव नहीं है। तो बहुत हजारों की तादाद में लोग होंगे जो इंसाफ की आस में बैठे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं जो नई अंतरिम सरकार बनेगी उसके सामने चैलेंज होगा। फिर अंतरिम सरकार जो भी बनेगी वो चुनाव किस हालात में कैसे करवाएगी। चुनाव इमीडिएटली चुनाव नहीं हो सकते कुणाल। क्या चुनाव से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चाहिए या बाद में होने चाहिए, ये एक सवाल है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इतने बड़े आंदोलन के बाद संविधान में परिवर्तन वो मांगते हैं जी। तो जो पॉलिटिकल रिफॉर्म की डायरेक्शन क्या है, किस रूप में हो, किस तरह से हो। दूसरा, आर्थिक हालात को कैसे कंट्रोल में किया जाए, अच्छी तरह संभाला जाए। और तीसरा, जो सोशल बैलेंस है, वो भी सोशल इम्बैलेंस इसमें उभर कर सामने आया है किसी न किसी रूप में। जो ये जो जी बोलिए। आर्यन वाला काम है, खस आर्य समुदाय है, वो 28% के करीब है, और अभी तक नेपाल के राजनीति में, नेपाल के अर्थव्यवस्था में इनका आधिपत्य रहा है। तो उसका संतुलन बनाना पड़ेगा, नहीं तो शांति नहीं हो सकती। वो संतुलन कैसे बनेगा, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम का भी विरोध होगा। जैन जी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैन जी में तो सभी समुदायों के लोग हैं न। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक वाला है वो और भी जटिल मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि जो अपर कास्ट है वो तो 28% के करीब है, बाकी दूसरे हैं। और एक अन्य जो बाहर का जो समुदाय है, जो डायस्पोरा है नेपाली, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो वो किस रूप में गाइड करेगा, उसकी समझ क्या है। डेफिनेटली डायस्पोरा की समझ तो बड़ी है, लेकिन वो नेपाल के संदर्भ में कैसे अप्लाई होगी। उनकी बहुत ही वाइड थिंकिंग होगी, वो बहुत ही जुडिशियस तरीके से सब कुछ चाहते होंगे कि हर चीज मैकेनिकल तरीके से हो। लेकिन नेपाल जैसे या कोई भी भारत जैसे दक्षिण एशिया के जो परंपरागत समाज हैं, उनमें बड़ा मुश्किल होता है। तो डायस्पोरा का अपना एक सोशलाइजेशन है, उसके बेसिस पे सुधार नहीं हो सकते। तो अब नेपाल स्पेसिफिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और सोशल रीबैलेंसिंग किस तरह से किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार बने तो सही, अंतरिम सरकार बने तो सही। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, मेरे ख्याल से वो बड़ा चैलेंज है। अब राष्ट्रपति और सेना प्रमुख मिलके क्या डिसीजन लेते हैं, वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं और किस तरह से जैन जी को कन्विंस करते हैं। और क्या जो पॉलिटिशियंस सत्ता से बाहर हो गए वो शांत बैठे रहेंगे, क्या अभी भी शांत हैं। तो क्योंकि
क्योंकि उनका बहुत सवाल प्रभाव है। तो निश्चित रूप से, बहुत तो सवाल वो एकदम से शांत नहीं हो सकते कि उनको पूरा आइसोलेट करके ठीक। आप नेपाल में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आगे देखना है किस दिशा में जाता है कुणाल। ठीक बात है सर, आपने बहुत व्यापक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझाया। हमारे साथ इन द मीन टाइम अशोक अधिकारी साहब भी जुड़ गए हैं। आप जर्नलिस्ट हैं नेपाल से, स्वागत है अधिकारी साहब आपका भी। सूरत हाल आपसे बेहतर कौन ही बता सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसका पैमाने के ऊपर भले डिबेट हो सकता है कि वो कम है ज़्यादा है, क्या स्थिति है, क्यों आखिर एक नाम पर मुहर लगने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जेनजी की डिमांड बढ़ती चली जा रही हैं, उन सबको अकोमोडेट करने में कितना वक्त लग सकता है, कैसे आप देख रहे हैं आज की नेपाल की तस्वीर को अधिकारी साहब? देखिए, अभी राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में नेपाली सेना के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना के प्रमुख प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल छलफल में जुटे हुए हैं। उनके साथ जेएनजी के प्रतिनिधि और जो प्रधानमंत्री को के लिए प्रस्तावित नाम है सुशीला कार्की जी, वो भी छलफल में बैठी हुई है। आपने जो पूछा कि जो संवैधानिक संकट है, जो हाल है, उसको कैसे संभाला जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए और अंतरिम सरकार गठन के लिए क्यों इतना ज्यादा देर लग रही है। जी जी, ये बात स्पष्ट है कि जेएनजी जो अभी युवा है, वो युवा का मांग तो समय क्रम के संग और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी है, जो समस्या है, जो हाल है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने और संभाल के आगे बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि संवैधानिक जो संकट है, संवैधानिक संकट को निकास करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधानविद से छलफल किए। कल शाम को लगभग 4 घंटा तक वो प्रधान सेनापति को रखकर संविधानविद भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान साक्य, ये बड़े बड़े नाम है, और ओम प्रकाश अर्याल, ऐसे बड़े बड़े संविधानविद से वो पूछ रहे हैं अब कैसे बढ़ाया जाए। नेपाल के संविधान के 161 में ये व्यवस्था है कि बाधा अड़काउ फुकाउ के करके वो व्यवस्था में रहकर संविधान के अंतर्गत नया अंतरिम सरकार गठन करने के लिए ये अंतिम प्रयास जारी है। मुझे लगता है आज शाम को जो जैसे परिस्थिति संभल के आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है आज शाम तक नया सरकार देश ने पाएगा। अब आपको बता दूं क्यों देरी हो रहा है जी। देखिए, नेपाल जुन स्थिति में है, ये नेपाल को 3 शक्ति को साथ में विश्वास में लेकर आगे जाना होगा, जैसे कि हमारे पड़ोसी भारत और चाइना, चीन और अमेरिका, जैसे कि डीप स्टेट और स्वार्थ समूह के बहुत यहाँ पे चलखेल होता है, क्योंकि जी। नेपाल सामरिक रूप से एक कम्युनिस्ट मुल्क के बीच में है और दूसरा डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मुल्क भारत के साथ है। जैसे कि ये बीच में जैसे पड़ा हुआ है कि इसीलिए, और भारत और चीन को थोड़ा नेपाल के राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भारत ये चाहता है कि नेपाल में शांति सुरक्षा बनाए रखे, क्योंकि जो आतंकवाद या दूसरे जो सुरक्षा चुनौती है भारत के लिए, क्योंकि अभी विभिन्न तरह का वो समस्या हो सकता है। नहीं, आपकी बात वाजिब है, और नेपाल को बैलेंस करना होगा, वो बैलेंस फैक्टर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर इशारा किया। सिंह साहब, मॉडल की यदि बात की जाए तो जनता के बीच ये चर्चा हो रही है कि यदि एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को बना ही लेना है और आगे चुनाव होना है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है। बहुत लोग बांग्लादेश मॉडल का भी एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना सिमिलर और कितना डिफरेंट है करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स नेपाल का वहाँ से, और आपको अब लग रहा है, चूंकि आज अधिकारी साहब बोल रहे हैं चीज़ें आज प्रशस्त हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, तो अब धीरे धीरे पुरानी चीज़ें वापस पटरी पर लौटती नजर आएंगी, या इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा?
देखिए कुणाल, आपने एक तो बांग्लादेश और नेपाल में सिमिलरिटी है। देखिए मुझे लगता है कि डिफरेंस काफी है। बांग्लादेश में इश्यूज अलग थे। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का इश्यू था। लंबे समय तक हसीना रही तो विरोधी दलों को क्रश करने का प्रयास किया, बहुत से लोगों को जेल में डाला। तो इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। नेपाल का इश्यू बिल्कुल डिफरेंट, इश्यूज डिफरेंट हैं। दूसरा यह कि बंगाल का समाज, जो बंगाली कल्चर है, वो नेपाली कल्चर से भिन्न है, तो वो भी बहुत ज्यादा भिन्नता रखता है। लेकिन बांग्लादेश बहुत आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहा था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल क्राइसिस आया। नेपाल की आर्थिक हालत भी खराब हो रही थी, अच्छी प्रगति कर नहीं कर रहा था। तो बहुत से इश्यू में डिफरेंस है। लेकिन अभी जो अशोक जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ला के, उनसे बातचीत चल रही है राष्ट्रपति की, और सेनाध्यक्ष भी वहां हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है की बात चल रही है, सुशीला जी, वो भी वहां हैं। लेकिन अभी एक तो मुझे लगता है कि जो पेच आएगा यह कि क्या पहले पार्लियामेंट को भंग किया जाए, उसके बाद कोई इमरजेंसी में अंतरिम सरकार बनाई जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के एग्जिस्ट करते हुए क्या उससे हटके पार्लियामेंट से आप कोई अंतरिम सरकार बना सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर नाम देंगे या कुछ और नाम देंगे, तो राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो क्या है, ये उसके तहत होगा। क्योंकि देखिए नॉर्मल कोर्स में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये एक प्रक्रिया है सरकार फॉर्मेशन की, तो वो प्रक्रिया इसमें फिट नहीं बैठती है। तो राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर्स क्या हैं? तो मुझे लगता है कि हो सकता है पहले वो पार्लियामेंट को भंग करें उसको। तो मुझे लगता है जो देरी हो रही है वो एक तो बातचीत को लेके हो रही है, जो जैन जी के लीडर्स हैं, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है, कलेक्टिव लीडरशिप है, उसमें सिंगल लीडर नहीं है, वो भी एक स्वाभाविक है। और इधर कॉन्स्टिट्यूशनल हित को भी वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि बनते ही फिर संकट आ जाए, क्योंकि बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि दूसरों का इंटरेस्ट, चीन का, भारत का और यूएस का इंटरेस्ट, निश्चित रूप से नेपाल का जिस तरह का लोकेशन है सबका इंटरेस्ट है। अमेरिका एमसीसी से ग्रांट देना चाहता था, नेपाल ने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मांगी, फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। अब चाइना के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा है, वो दिसंबर तक शायद वो पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन बहुत नीचे तेल बता रहे, कई किलोमीटर गहरी खुदाई के बाद है, तो वो बहुत बड़ी चीज है अगर तेल मिलता है। तो ये कहना चाइना का इंटरेस्ट कम है, इंडिया के देखिए अलग रिश्ता है नेपाल का और चाइना का अलग है, लेकिन इंटरेस्ट चाइना का कम नहीं है। चाइना की जो क्वाइट डिप्लोमेसी है और अमेरिका की जो नॉइज करने वाली डिप्लोमेसी है, बहुत शोर शराबे के साथ अमेरिका कूटनीति करता है, चाइना बहुत ही साइलेंट डिप्लोमेसी करता है। तो नेपाल में चाइना के बहुत स्टेक है और इंटरेस्ट भी बहुत है चाइना का। लेकिन भारत के साथ जिस तरह नेपाल के रिश्ते हैं नजदीकी, नेपाल की डिपेंडेंस भारत पे ज्यादा है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इवन आप ये मानेंगे मैट्रिमोनियल रिलेशन है तराई में, तो विशेष रूप से इधर के भारत के स्टेट से। तो जिस तरह की क्लोजनेस है और ओपन बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, तो इंडिया अभी, इसीलिए इंडिया बहुत ही केयरफुल्ली आगे बढ़ रहा है। कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस या अपना जो सद्भावना है वो भी एक लिमिटेड संदर्भ में दिखा रहा है कि नेपाल को अपने तरीके से सुधारने दो। आर्थिक मदद भारत निश्चित रूप से करेगा अगर जरूरत हुई तो ऐसे हालात में चाइना अपने दांव तो खेल रहा है, लेकिन जिस तरीके से खेल रहा है, और देखिए ये जो घटना हुई उसके पहले दिन जो दरे की बात थी, भाई भारत और चीन व्यापार लिपुलेख तरह से व्यापार करने वाले हैं, उसमें चीन ने बहुत ही समझदारी का स्टेटमेंट, समझदारी या बहुत ही एम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हम नेपाल के स्टैंड का समर्थन करते हैं, पहली बात कह दी। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल दोनों अगर मुद्दा है तो आपस में निपटाएं। तीसरा ये कह दिया कि हम भारत से व्यापार तो लिपुलेख तरह से करना ही चाहते हैं। तो ये तीनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है, जो ओली साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने सत्ता गिराई है, भारत पे जो आरोप लगाया है कि दो इश्यूज को लेके, एक तो ये जो 3 एरिया है जिनको नेपाल अपना क्लेम करता है ये, और दूसरा राम की जन्मभूमि को लेके, तो ओली साहब ने जो भारत पे आरोप लगाया वो कोई वेल फाउंडेड तो नहीं है।
लेकिन निश्चित रूप से नेपाल की राजनीति में उसका प्रभाव जरूर होगा, क्योंकि कुछ लोग मान के चलेंगे कि भारत इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है इसलिए इसके भारत इसी को लेके बहुत सतर्क है और केयरफुली आगे बढ़ रहा है। जी कुणाल, ठीक बात है। नहीं, अब अधिकारी आपने जो पॉइंट की चर्चा की सर, वो पॉइंट मैं बिल्कुल पूछना चाहता था अधिकारी साहब से। एक बार उनसे ही उनकी राय और नेपाल की स्थिति की भी बात करेंगे। अधिकारी साहब, जेनजी की मूल मांग है कि संसद को विघटित किया जाए भाई, लेकिन तमाम राजनीतिक दल और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इसके पक्ष में नहीं है। तो इस क्राइसिस का कैसे निपटारा होगा? देखिए, जो कल बैठक हुआ था संविधानविद के साथ, वहाँ पे राष्ट्रपति जी ने अंतरिम सरकार गठन करने के बाद थोड़ी हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक रूप से कैसे जाना पड़ेगा और संवैधानिक रूप में जो संसद का निर्वाचन है वो निर्वाचन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद संसद विघटन करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, ये सब मुद्दा में पूछे है राष्ट्रपति जी ने। उसके बाद जो कानूनविद ने जो सुझाव दिए है, अभी संसद विघटन करने से थोड़ा संवैधानिक जटिलता और बढ़ेगा। इसीलिए संसद को कायम रखकर हम अंतरिम सरकार गठन करेंगे। अंतरिम सरकार गठन करने के बाद संसद विघटन करके निर्वाचन के लिए नया मिति घोषणा किया जाएगा। उसके बाद हम सारा ये जो समस्या है उसको निकास के लिए आगे बढ़ाएंगे। ऐसा उस छलफल में ऐसी बात हुई है। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी का मांग है, जो संसद विघटन का सबसे बड़ा मांग, उनका पहला मांग ही संसद विघटन किया जाए, उसके बाद अंतरिम सरकार गठन करेंगे। लेकिन जैसे अब सीन में जो दिखाई दे रहा है, जो छलफल आगे बढ़ रहा है, अभी शुरू में अंतरिम सरकार गठन होगा। उसके बाद राजनीतिक दल के जो दूसरे पुस्ता के नेता है, जैसे कि नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा और गगन कुमार थापा, ये जो जेएनजी के मांग को समझते हैं, ये दूसरे पुस्ता के लोग नेता है, वो उनके साथ भी राष्ट्रपति जी ने संवाद किए हुए हैं। इसीलिए अब मुझे लगता है आज शाम तक एक निष्कर्ष आएगा। उसके बाद संसद विघटन कब करेंगे और अभी अंतरिम सरकार में कौन कौन होंगे, कैसे बनेगा, उसका फ्रेमवर्क, सारा फ्रेमवर्क बना के और अंतरिम सरकार गठन करके सारा फ्रेमवर्क एक देश को अच्छी तरह आगे बढ़ाने के लिए 6 महीना में वो निर्वाचन करवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सा रास्ता ढूंढेंगे। उसके बाद संसद विघटन होगा। जी सर, ठीक है। नहीं, बिल्कुल, अब तो धीरे धीरे तस्वीर तो साफ होनी ही है, लेकिन अब आज काफ़ी कुछ आज के ऊपर निर्भर करता है कैसे होगा। आपने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है, लोगों के अंदेशों को भी क्लियर किया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब कैसे कैसे घटनाक्रम अनफोल्ड होते हैं नेपाल में। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।